तो जिस दिन पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के सामने कंप्लेंट फाइल की जाएगी उस दिन से ही उसका जो स्टेपुलेटेड टाइम लिमिट्स है, जो उसका नियत समय सीमा है, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है वो बताता है इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स के संबंध में, जिससे कि इसके संबंध में बताया गया है कि अपन ने जैसे सेक्शन 2 का क्लॉज बी वो भी इसी संबंध में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स के संबंध में। पर वहां पर सिर्फ इतना बताया गया था कि जो लोगों की सहायता के लिए या इसके संबंध में कहां पर जाकर अपन को कंप्लेंट करनी है, इस एक्ट के संबंध में जानकारी, योजनाओं के संबंध में जानकारी, सरकारी स्कीम्स वगैरह होती है उनकी हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तो उनके संबंध में, इस संबंध में उनको इजीली जानकारी मिल सके, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इनके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सेंटर्स की सूचना और सुगम केंद्रों की स्थापना करती है। लेकिन उसकी स्थापना तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उनका आगे मॉड्यूलाइजेशन, उनका आगे डिवाइडेशन वगैरह जो भी उनका विस्तार है वो सभी जो है पब्लिक अथॉरिटी करती है। जो अपन ने सेक्शन 2E में पढ़ा था, पब्लिक अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट या उसके विभाग जो होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी घोषित होते हैं, जो ऐसे सारे विभाग जो होते हैं वो निगम वगैरह जो निकाय कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो उस तरीके से इनका जो मॉडर्नाइजेशन है या उनको आगे उनका जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी है वो सभी करता है, वो पब्लिक अथॉरिटी करती है। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है इनकी स्थापना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो उनको स्थापित तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, उनके नियम कायदे भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उनको आगे जो है विस्तार है, उनका मॉडर्नाइजेशन वगैरह जो है वो पब्लिक अथॉरिटी करती है। अब अपन सेक्शन 6 देखते हैं जो अपील को बताता है कि मतलब अपन जैसे किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको अपनी जो सुविधाएं लेनी है वो उस तक नहीं पहुंच पाती है, उसको कोई सूचना नहीं मिल पाती है, वो कहीं से भी उसका कोई नियम जो है वो सरकार की कोई योजना वगैरह जो उस तक नहीं पहुंच पाती, तो वो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के समक्ष अपना परिवाद फाइल करता है। लेकिन पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के डिसीजन से अगर वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को 30 डेज में अपील लगाता है। ये सेक्शन 6 में बताया गया है। लेकिन 30 डेज के बाद भी लगा सकता है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, उसके पास कोई पर्याप्त जो है वो कारण होना चाहिए कि वो विद इन 30 डेज में कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं कर सका। तो ये सेक्शन 6 जो है वो 2 अपील बताती है। मतलब राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 में 2 अपील है, फर्स्ट और सेकंड अपील, दोनों का प्रावधान दे रखा है। तो जो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के समक्ष अपन कंप्लेंट लगाते हैं, फिर उस कंप्लेंट में पब्लिक हियरिंग ऑफिसर जो भी डिसीजन देता है उससे अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के अगेंस्ट फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को अपील लगाता है कि वो उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज में वो नहीं लगा पाता है तो उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज होगा तो ही वो 30 डेज के बाद में जो है वो अपील फाइल कर सकता है। फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी या तो जो है वो उस व्यक्ति का जो भी है उस पर देखेगा और पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को बताएगा कि वो उसके संबंध में उस व्यक्ति की सहायता करे या उसके संबंध में उसका जो भी कार्य है वो करे, नहीं तो फिर उसकी अपील को जो है खारिज कर देगा। और अगर जो व्यक्ति फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो जो है वो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को अपील लगाएगा, जो कि विद इन 30 डेज में होगी। वो भी 30 डेज में होगी और उसमें अगर वो 30 डेज के बाद लगा रहा है तो उसके पास में सफिशिएंट रीजन होना चाहिए कि पर्याप्त कारण था जिसके कारण मैं 30 डेज में नहीं लगा पाया। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी भी जो है वो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को नियत समय सीमा के भीतर जो है वो उसको अपनी जो भी वो चाह रहा है वो करने के लिए अगर नहीं करता है, द्वितीय अपील अधिकारी जो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी है वो जो है वो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी या फिर पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को उसे सुनवाई का अवसर देने का कहेगा या फिर उसकी अपील को जो है वो खारिज कर देगा। यहाँ पर सेक्शन 6 का सब क्लॉज 7 जो है वो ये बताता है कि सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो अपने निर्णय के साथ ही जो है वो सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ साथ वो पेनल्टी भी लगा सकती है। यहाँ पर पेनल्टी जो है वो सेक्शन 7 के तहत लगाई जाएगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में अपन पेनल्टी को डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन 6 का सब क्लॉज 7 में भी यहाँ पर बताया गया है कि सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो अपने डिसीजन के साथ साथ पेनल्टी भी लगा सकती है। सेक्शन 6 का जो सब क्लॉज 8 है वो सीपीसी के तहत कुछ राइट्स बताता है कि जैसे वो शपथ पर उनकी जो परीक्षा करवा सकता है, साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, इस तरीके के ये कुछ जो सीपीसी के तहत उनको जो राइट्स दिए जाते हैं वो सेक्शन 6 का सब क्लॉज 8 बताता है। अब अपन देखते हैं सेक्शन 7 जो है वो पेनल्टी को बताता है। पेनल्टी सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को अगर यह लगता है कि पब्लिक हियरिंग ऑफिसर जो है वो बिना किसी सफिशिएंट कॉज के अपने कार्य को करने में जो है वो उसको कुछ बिना किसी कारण के वो उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर पा रहा है, सामने वाले व्यक्ति को उनकी सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, ये बहुत से। सेक्शन 8 जो है वो बताता है रिवीजन को। रिवीजन जैसा कि सब में होता है वैसा ही है कि मतलब
सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ने जो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर पर पेनल्टी लगाई है या जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के संबंध में जो डिसीजन दिया है उससे अगर पब्लिक हियरिंग ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी संतुष्ट नहीं है तो वो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी के संबंध में रिवीजन 60 डेज में फाइल करेगा। और यहाँ पर यह है कि वो किसको फाइल करेगा, किसके समक्ष रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिकारी बताया जाएगा उसके समक्ष रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। सेक्शन 8 जो रिवीजन बताता है 60 डेज जैसा कि हमेशा होता है। अगर 60 डेज के बाद रिवीजन की एप्लीकेशन लगानी है तो हमेशा की तरह उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। विद इन 60 डेज में उसने रिवीजन की एप्लीकेशन क्यों फाइल नहीं कर पाया, तो जो पेनल्टी है वो तो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी पब्लिक हियरिंग ऑफिसर पर लगाता है, लेकिन जो रिवीजन है वो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी अगर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवीजन 60 डेज में फाइल करेगा, वो भी उस ऑफिसर को या उस अधिकारी को जिसको स्टेट गवर्नमेंट बताएगा उसको। ये सेक्शन 8 में बता रखा है रिवीजन। सेक्शन 9 जो है वो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मतलब कि अगर कोई कार्रवाई जो है वो गुड फेथ में हुई है, सद्भावना पूर्वक हुई है, तो उसके संबंध में उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सेक्शन 9 बताता है। अब अपन देखते हैं इसका जो सेक्शन 10 है वो बताता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को बताता है कि मतलब इसमें सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, मतलब कि कौन कौन से न्यायालय यहाँ पर जो है वो नहीं अधिकार रखते हैं। तो सिविल कोर्ट जो है वो यहाँ पर राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट में कोई अधिकार नहीं रखता है। यहाँ पर इसकी पहली लाइन ये बताता है कि सिविल कोर्ट इस एक्ट में कोई राइट नहीं रखता है। यहाँ पर पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी और जो पब्लिक अथॉरिटी है ये यहाँ इसके संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल कोर्ट को यहाँ पर कोई राइट नहीं है। अब अपन देखते हैं सेक्शन जो 11 है वो ये बताता है कि विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंध, मतलब कि जो इस अधिनियम के तहत जो भी विधियां हैं वो किसी अन्य एक्ट का अल्पीकरण नहीं करती है। वो जो भी इस एक्ट की जो भी विधियां हैं वो सेक्शन 11 जो है वो ये बताता है कि विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंध, मतलब कि वो जो है वो कोई अदर लॉ है उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, उनके अलावा होंगे। और सेक्शन 12 जो है कि इस एक्ट के तहत रूल कौन बनाएगा, पावर टू मेक रूल तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ये बताया गया है सेक्शन 12 में कि पावर टू मेक रूल है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट तो इसके तहत जो है वो रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। और सेक्शन 13 जो है वो ये बताता है कि रिमूवेबल ऑफ डिफिकल्टीज को बताता है सेक्शन 13, तो वो भी जो है वो इसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के माध्यम से करेगी। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडो दे रखा है कि 2 साल की समाप्ति के बाद की अगर कोई भी है तो उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये इसका प्रोवाइडो है। तो ये था इसका लास्ट सेक्शन, रिमूवेबल ऑफ डिफिकल्टीज, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट के माध्यम से करेगी। इसी के साथ ये राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट में समाप्त होता है। थैंक यू।